Priyadarshan, what do you think was his contribution? No, but he was the director, but the entire credit, I would say 101%, not 100%, 101% credit for the final product of Hera Pheri should go only to Mr. Neeraj Vora, Akshay ji and Paresh ji. सच कहता हूँ, जब हेरा फेरी हम कर रहे थे हमको पता ही नहीं था, हमको लगा ये फिल्म कर रहे हैं, ये इतनी कॉमेडी है, ये इतनी भी कॉमेडी, वो भी हमको पता भी नहीं था। कभी कभी होता है अच्छा जोक अच्छा है, बस ऐसे सो मच सो कि जब ये फिल्म तैयार हो गई और फिरोज नडियाडवाला साहब प्रोड्यूसर ने देखी, अब उन्होंने अकेले फिल्म देखी, वो डेवास्टेटेड, अरे क्या है यार, अच्छा हाँ ये क्या बना है यार, ये क्या है, बिल्कुल हंसी नहीं आ रही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। Priyadarshan sir's contribution was less. That's I would not see it in that way. I would see the reason behind the success. हेरा फेरी जिसे हम एक कल्ट क्लासिक फिल्म मानते हैं, बट एक्चुअली उसे कल्ट किसने बनाया? क्या वो उसके डायरेक्टर प्रियदर्शन थे या फिर उसके स्क्रीन प्ले एंड डायलॉग राइटर नीरज वोरा? आज हम इसी मिस्ट्री पर बात करेंगे कि आखिरकार हेरा फेरी फिल्म को किसने बनाया। बट उससे पहले हमारा सवाल है कि आखिरकार हेरा फेरी फिल्म बनी कैसे? नडियाडवाला एंड प्रियदर्शन दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि हम एक्शन थ्रिलर फिल्म बनाएंगे और उसका नाम उन्होंने डिसाइड किया रफ्तार, जिसके कास्ट होने वाली थी संजय दत्त एंड अक्षय कुमार। बट संजय दत्त की कोर्ट हियरिंग की वजह से वो फिल्म को टाइम नहीं दे पाए और उनकी जगह एंट्री हुई सुनील शेट्टी के। बट कहीं ना कहीं प्रियदर्शन सर उस एक्शन थ्रिलर फिल्म को बनाना नहीं चाहते थे, बल्कि वो एक कॉमेडी फिल्म बनाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने एक मलयालम फिल्म का रीमेक बनाने की सोची और अपने एक्टर्स को उसकी कहानी सुनाई। एक्टर्स को कहानी बहुत पसंद आई, बट प्रोड्यूसर फिरोज नडियाडवाला खुश नहीं थे, क्योंकि उनका मानना था कि बॉलीवुड में कॉमेडी फिल्म ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होती है। फिल्म की कास्ट ने नडियाडवाला को कन्विंस कर लिया फिल्म को कॉमेडी बनाने के लिए और तब तैयार हुई हेरा फेरी। 2 songs were recorded and Akshay ji was very kind and very forward with us. He came ahead, he said, हाँ पिक्चर में आपको ग्लैमर डालना है, चलो मैं आपके साथ। चलिए बात की शुरुआत हम म्यूजिक वीडियो से ही करते हैं। तो 3 ऐसे ओरिजिनल म्यूजिक जिनकी जगह स्क्रीन प्ले में थी, जिनको शूट भी उसी बेसिस पे किया गया था, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। बट 2 और ऐसे म्यूजिक वीडियो आते हैं जिनकी स्क्रीन प्ले में जबरदस्ती जगह बनाई गई, क्योंकि अगर आप इन दोनों म्यूजिक वीडियो को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये दोनों म्यूजिक वीडियो ड्रीम सीक्वेंस में ही लिखे गए हैं, ताकि स्क्रीन प्ले में जबरदस्ती इसकी जगह बनाई जा सके। अब इसकी जगह क्यों बनाई गई, उसके पीछे के 2 अलग रीजन है दोनों गाने के। सबसे पहले म्यूजिक वीडियो की बात करूं तो वहां अक्षय कुमार की एंट्री को करने के लिए उन्होंने इस म्यूजिक वीडियो को शूट किया, क्योंकि जो ओरिजिनल फिल्म है रामजी राव स्पीकिंग, वहां पे राजू के कैरेक्टर की कोई एंट्री नहीं होती है, वो डायरेक्ट टकराता है और उसका इंट्रो हो जाता है। बट अक्षय कुमार के कैरेक्टर को मेन बनाने के लिए उन्होंने उसकी एंट्री को लिखा और उस एंट्री को शूट करने के लिए उन्होंने एक पहले म्यूजिक वीडियो को एड किया गया। दूसरा म्यूजिक वीडियो आता है तुनक तुनक, जो फिल्म के एंड में कहीं जाकर आता है। अब अगर मैं ओरिजिनल स्क्रीन प्ले की बात करूं तो वो कुछ ऐसा होने वाला था कि इस सीन के बाद में डायरेक्ट ये सीन चलते और उसके बाद में फिर क्लाइमैक्स की शुरुआत हो जाती। बट फिल्म को तोड़ा गया, बीच में इस गाने को ऐड किया गया। क्यों ऐड किया गया? क्योंकि 20s के टाइम पे आइटम सॉन्ग बॉलीवुड के अंदर बहुत कॉमन थे। अगर आइटम सॉन्ग ऐड कर रहे हो तो आपकी फिल्म सक्सेसफुल हो जाएगी, ये एक सोच थी, ये रीजन है। और दूसरा रीजन है कि मूवी बहुत ही फास्ट पेस लगती, लाइक यहां से शुरू हुआ और यहां पहुंच गई। इसी फास्ट पेस को स्लो करने के लिए उन्होंने तुनक तुनक गाने को इसमें ऐड किया। एंड फन फैक्ट ये है कि इन 2 म्यूजिक वीडियो के अलावा भी 2 और ऐसे म्यूजिक वीडियो थे जो फिल्म के लिए शूट जरूर किए गए थे, बट फिल्म में वो रिलीज नहीं हुए। यानी कि टोटल 7 म्यूजिक वीडियो हेरा फेरी में होने वाले थे। सारे गामा के जुक बॉक्स पर जाकर अगर देखोगे तो वहां पे आपको ये 7 गाने सुनने को मिले। तो अब ऑफिशियली कहा गया है कि फिल्म कंप्लीट होने के बाद में हमने म्यूजिक वीडियोस को शूट किया, यानी कि बाद में ऐड ऑन किया। और इसी से मेरा अगला पॉइंट निकल कर आता है कि हेरा फेरी फिल्म का जो क्लाइमैक्स है वो पूरा का पूरा इम्प्रोवाइज्ड यानी कि रीशूट किया गया है। अब मैं किस बेसिस पे बोल रहा हूं तो उसके पीछे का रीजन है कश्मीरा। अगर आप फिल्म की स्टार्टिंग देखेंगे तो आपको कश्मीरा शाह के बाल बड़े नजर आएंगे, बट फिल्म के क्लाइमैक्स आते आते उसके बाल छोटे हो जाते हैं। अब इसके बाल छोटे क्यों किए गए? आपको अगर लग रहा है कि कैरेक्टर में चेंजेस करने के लिए इसे किया गया तो आप यहाँ गलत हो, क्योंकि जैसे तुनक तुनक गाना बाद में शूट किया गया है, यानी कि फिल्म कंप्लीट होने के बाद में, तो उस गाने के अंदर भी कश्मीरा शाह की एंट्री होती है जहां उनके बाल छोटे नजर आते हैं और यही छोटे बाल आपको क्लाइमैक्स में भी नजर आते हैं।
बनाते होंगे। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई साहब हो सकता है उसने विग पहनी हो, बालों को कर्व किया, नहीं, क्योंकि अगर आप उस सेम ईयर में एक फिल्म आई थी कहीं प्यार ना हो जाए, उसमें भी कश्मीरा शाह थी और उसमें भी उसके बाल छोटे रखे गए थे उस कैरेक्टर के अकॉर्डिंग। तो हुआ कुछ ऐसा होगा कि हेरा फेरी कंप्लीट होने के बाद में कश्मीरा शाह कहीं गई होगी अगली शूटिंग के लिए, उन्होंने अपने बालों को काट लिया होगा और फिर फिरोज नाडियाड वाला का फोन आया होगा कि हमें रीशूट करना है, तुम्हें दोबारा आना होगा। और उस दोबारा के लिए जब वो आई तब उनके बाल छोटे थे एंड इसी बेसिस पे मैं कह रहा हूं कि उसका क्लाइमैक्स पूरा का पूरा रीशूट किया। और अभी तक अगर आप कन्विंस नहीं हुए हो तो मैं अपने आखिरी पॉइंट के साथ में आपको कन्विंस करता हूं कि लास्ट टाइम जब कबीरा कॉल करता है, बस ये आखिरी कॉल उसका होता है जो फिल्म के एंड में होता है। तुनक तुनक गाना इसके पहले आया था, ध्यान रखना। अब इस सीन को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे परछाई में कश्मीरा शाह लेटी हुई है और उसके बालों को अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो अभी भी बड़े नजर आएंगे। तो हुआ कुछ ऐसा होगा कि जो ओरिजिनल सीन था, ओरिजिनल स्क्रीन प्ले का सीन था जो पहले शूट किया गया था, उसी क्लिप को उन्होंने इस फिल्म के इस सीन में ऐड कर दिया और उसके बाद में रीशूट किया हुआ क्लाइमैक्स को उन्होंने ऐड किया। एंड इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हेरा फेरी का पूरा क्लाइमैक्स इम्प्रोवाइज था। अब क्लाइमैक्स के साथ साथ और भी कई सारी चीजें इम्प्रोवाइज थी, जिसमें सबसे पहले आ जाता है राजू का कैरेक्टर। ओरिजिनल फिल्म अगर देखने के लिए जाओगे तो वहां पता है मेन कैरेक्टर कौन है? श्याम का कैरेक्टर, क्योंकि जितनी भी कहानी रिवॉल्व करती है श्याम के आसपास ही करती है। नौकरी भी उसे चाहिए, लव इंटरेस्ट भी उसी का बनता है, राजू की माँ को भी वही देखता है, कॉल भी वही पिक करता है, बच्चे को लेने भी वही जाता है। पूरी कहानी ओरिजिनली उसी के आसपास रिवॉल्व करती है। बाबूराव और राजू का कैरेक्टर साइड किक है और सिद्दीकी लाल ब्रदर्स ने इसे कुछ इसी तरीके से लिखा था। बट थैंक्स टू नीरज बोरा, उन्होंने अक्षय कुमार के कैरेक्टर को इंपॉर्टेंट बनाया और साथ ही साथ हरामी भी बनाया। अब उन्होंने इसे इंपॉर्टेंट कैसे बनाया? तो इंपॉर्टेंट बनाने के लिए आपको पूरी फिल्म में चेंजेस करने की जरूरत नहीं, बस ओपनिंग में थोड़े बहुत सीन्स को ऐसा ऐड कर दो जिससे आपका कैरेक्टर प्रेजेंस में नजर आए। जो उन्होंने सबसे पहले तो उसकी एंट्री लिखी और एंट्री के लिए उन्होंने एक पूरा का पूरा म्यूजिक वीडियो शूट किया। अब इसी एंट्री सीन में अगर आप नोटिस करोगे ना तो राजू की राइटिंग आपको अलग नजर आएगी। यहाँ पे वो ना हरामी राजू नजर आएगा जो पैसों का भूखा है। काय का मेहनत, पैसे तो मैं यूं बनाऊंगा शॉर्टकट तरीके से। और सेम चीज आपको तुनक तुनक गाने में भी नजर आएगी। यही दो राजू को अगर हटा दो और पूरी हेरा फेरी फिल्म देखोगे तो आपको राजू का कैरेक्टर इतना ज्यादा हरामी नजर नहीं आएगा पूरी फिल्म में जितना वो हरामी इन दो सीन्स में आपको नजर आएगा। और यही जो हरामीपन राजू का रहता है ना, ये आपको हेरा फेरी 2 में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि नीरज बोरा ने वहां से कंप्लीटली हरामी बना दिया था। एंड यही मेरा पॉइंट है कि जब नीरज बोरा से कहा गया कि आपको राजू के एंट्री, राजू के सीन लिखने, तब राजू को उन्होंने एक प्रॉपर कॉनमैन की तरह लिखा। एंड सिर्फ एक यही सीन नहीं, और भी कई सारे सीन आते हैं, जिसमें से एक है ओमपुरी की एंट्री। ओमपुरी की एंट्री अगर आप देखने के लिए जाओगे ना तो वो बैंक से डायरेक्ट अगर ओरिजिनल स्क्रीन प्ले के अकॉर्डिंग में देखो तो वो कुछ ऐसा नजर आएगा कि ये वाला जो प्रियदर्शन का टच है कि भाई साइड से साइकिल निकल कर जा रही है। और अगर आप इस सीन में देखोगे तो अक्षय कुमार की हल्की हल्की दाढ़ी आपको नजर आएगी और फिर यहाँ पे ये सीन कंप्लीट हो जाता है। बट इस सीन को उन्होंने रीशूट किया, इसके मिडिल पार्ट को। मिडिल पार्ट कौन सा? जब ओमपुरी अक्षय कुमार से मिलते हैं और उस सीन को शूट करते टाइम आप अगर अक्षय की दाढ़ी को नोटिस करोगे तो वो बियर्ड उसकी क्लीन शेव नजर आएगी और ये क्लीन शेव उस हर रीशूट में आपको नजर आएगी जो फिल्म के बाद में शूट किया गया। भले फिर वो इंट्रो म्यूजिक हो, ओमपुरी एंट्री हो या फिर क्लाइमैक्स हो, हर जगह अक्षय की दाढ़ी पूरी की पूरी शेव्ड यानी कि क्लीन शेव वो नजर आता है। एंड ये जो छोटे छोटे सीन है ना, यही कैरेक्टर में बहुत ज्यादा बदलाव लाते हैं। लाइक देवी प्रसाद का कोई इंट्रो नहीं है, उसकी बच्ची डायरेक्ट किडनैप होती है, डायरेक्ट कॉल आता है और उसका इंट्रो हो जाता है। अब आप अगर इंट्रो देखोगे तो वहां पे जो ओपनिंग में आपको उसके घर की लोकेशन दिखाने के लिए जो क्लिप यूज की गई है ना नाइट की, वो पता है कौन सी क्लिप है? वो लास्ट वाली क्लिप है जब वो आखिरी बार पैसे देने के लिए जाता है। उस क्लिप को वहां से कॉपी करके यहाँ पर डाल दिया गया। अब ऐसा उन्होंने क्यों किया? क्योंकि उनके पास में देवी प्रसाद की एंट्री के लिए उसकी लोकेशन की कोई क्लिप थी ही नहीं जो नाइट में बेस्ड कर। अब थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा होगा तो इसे मैं थोड़ा सा शांति से आपको समझाता हूँ। फिल्म बाहुबली फिल्म में भल्लाल देव की एंट्री से पहले क्या देखने को मिलता है? माहेशमती साम्राज्य। एंड डायरेक्शन टेक्निक में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होती है कि अगर आप किसी कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो पहले ये दिखाओ कि वो कैरेक्टर कहाँ बैठा हुआ है,
और उसकी लोकेशन क्या है। और लोकेशन को दिखाने का तरीका यही है कि उसका आउटडोर घर दिखा दिया जाए आपको एक बार, और यही देवी प्रसाद के साथ में उन्होंने राइटिंग में किया है। बट ओरिजिनली देवी प्रसाद की एंट्री ऐसी नहीं हुई होगी, पर्सनली मेरा मानना है, क्योंकि ओरिजिनल फिल्म में देवी प्रसाद की एंट्री होती है, उसके बच्चे दिखाए जाते हैं, उसके नौकर दिखाया जाता है और उसका कॉल भी दिखाया जाता है, और हेरा फेरी में भी उसकी जगह थी। यहाँ पे जब उसका कॉल कटता है ना बाबूराव का डे में, वही डे में वो देवी प्रसाद के घर पे भी कोई कॉल करता है बाबूराव के लिए, और फिर वहां पे भी ये फोन वाली कंफ्यूजन क्रिएट की जाती है। बट वो शूट डे का था, तो इसीलिए वो आउटडोर शूट को वहां पर यूज नहीं कर पाए, नाइट की जरूरत पड़ी, और नाइट के लिए उन्होंने पुरानी फिल्म के एंड की क्लिप को उन्होंने एड ऑन किया। इसी बेसिस पे मैं कह रहा हूं कि देवी प्रसाद का पार्ट को ट्रिम करा गया। अब ट्रिम क्यों किया गया, तो देखिए नडियाड वाला ने जो कहा है कि भाई फिल्म बहुत ही बोरिंग बन रही, बोरिंग फिल्म बनती अगर वो उन सारे ही इमोशनल पार्ट्स को आपको दिखाते जिसमें मेलोड्रामा भर भर के दिखाया गया है, जैसे देवी प्रसाद की एंट्री जिसमें कोई कॉमेडी नहीं होती, बस कैरेक्टर का इंट्रो होता, तो वहां पे ना ऑडियंस बोर होने लग जाते। साथ ही साथ आपको पता है बहुत चीजें काटी गई है, जिसमें सबसे पहले आती है कि ये वाला सीन जहां पे अनुराधा के भाई को अगर आप देखोगे, मतलब मैं जब भी इसे देखता था तो ये मुझे थोड़ा ऑफ बीट नजर आता था कि यार इसमें कुछ तो अलग कैरेक्टर है। और अगर आप ओरिजिनल स्क्रीन प्ले देखोगे तो वहां पे अनुराधा का भाई अंधा है, उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है, और इसको उन्होंने शूट भी किया था, बट उन्होंने नरेशन में इसे कवर कर लिया, यानी कि नरेशन उन्होंने फिल्म के अंदर इसीलिए लिखा कभी नहीं होगी बाबू भैया, और ना ही मेरे गांव का कर बचेगा, तो तुम्हें पैसा नहीं मिला, ताकि इस लॉन्ग मेलोड्रामा को वो जल्दी से कट कर दे। और अनुराधा का इंट्रो भी आपको ऐसे ही बताया जाता है, मकान मालिक, उसकी माँ और वो खुद, भाई वाला पोर्शन काट दिया जाता है। एंड यही मेरा पॉइंट है कि मूवी को बहुत ज्यादा उन्होंने ट्रिम करा है ताकि आप एंजॉय कर सको। एंड लास्ट इम्प्रोवाइजेशन, डबिंग। हाँ, वैसे भी चोर लोग चश्मा नहीं पहनते हैं। आई डोंट नो कितने लोगों ने नोटिस किया होगा, बट 20s की जितनी भी अक्षय कुमार की फिल्म उठाकर देखोगे ना कॉमेडी से रिलेटेड, वो सारी फिल्मों में ना वो जितने भी मीम मटेरियल या फनी डायलॉग है ना, वो एक्चुअली में लिप से मैच ही नहीं खा रहे, यानी कि वो डब्ड डायलॉग। यानी कि फिल्म कंप्लीट होने के बाद में जब डबिंग की बारी आती है तब अक्षय कुमार खुद उन सीन्स को देखते हैं और अपने हिसाब से डायलॉग्स को इम्प्रोवाइज करते हैं। और हेरा फेरी पूरी की पूरी फिल्म अगर आप नोटिस करोगे ना तो वो डब्ड नजर आती है, यानी कि लिपसिंग और डबिंग दोनों मैच करती है। और सेम गोज विथ हेरा फेरी 2, वहां पे भी आपको यही चीज देखने को मिलती है। तो डबिंग में उन्होंने इस फिल्म को बहुत ज्यादा संभाला है, एडिटिंग में बहुत ज्यादा संभाला है, और फिल्म के अंदर जो ये रीशूट उन्होंने पूरा का पूरा क्लाइमैक्स किया, इन सबको उन्होंने इंप्रूव किया। तो अब सवाल वही आता है कि क्या प्रियदर्शन सर ने एक डिप्रेसिंग फिल्म बनाकर फिरोज नडियाड वाला को दी थी? तो इस चीज को हम थोड़ा सा और बेहतर तरीके से समझते हैं। जितना भी हमने इम्प्रोवाइज सीन को देखा है, इस बेसिस पे अगर हम हेरा फेरी फिल्म को देखें कि अगर उसमें इम्प्रोवाइज चीजें ऐड नहीं की जाती तो उस फिल्म का हाल कैसा होता, तो वो दो कैटेगरी में आती। पहली आती है ये तेरा घर ये मेरा घर, जो प्रियदर्शन सर की सेकंड फिल्म थी कॉमेडी में, वो भी हिंदी ऑडियंस के लिए। और ये तेरा घर ये मेरा घर मलयालम कॉमेडी फिल्म की रीमेक है, और वो फिल्म वहां पे सक्सेसफुल रही, पर ये तेरा घर ये मेरा घर फ्लॉप रही। और अगर आप ये फिल्म लगाते हो तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि 15 मिनट में ये फिल्म आपको इतना बोर कर देगी जितना आप जिंदगी में कभी नहीं हुए होंगे। बहुत ज्यादा बोरिंग, बहुत ही ज्यादा डिप्रेसिंग फिल्म है। और एक्चुअली में फन फैक्ट ये है कि इस फिल्म के अंदर जो कैरेक्टर है ना, अनुराधा और श्याम की तरह ही नजर आते हैं, उनकी गरीबी भी उसी लेवल पर देखने को मिलती है। बट स्टिल ये हेरा फेरी जितनी कॉमेडी नहीं है, इवन इस फिल्म के अंदर कॉमेडी ही नहीं है। तो एक अगर हेरा फेरी अगर इम्प्रोवाइज नहीं होती तो वो इस कैटेगरी में आती, एंड सेकंड कैटेगरी आती है हलचल की। ऑनेस्टली मैं तुमसे कहूंगा कि हलचल के मीम भले आपने देखे हो, बट हलचल मुझे इतनी फनी फिल्म नजर नहीं आती, क्योंकि उस फिल्म में लव स्टोरी स्टार्ट हो जाती है और उस पोर्शन पर आकर मुझे कहीं ना कहीं फील होता है कि मूवी बहुत ही स्लो है। कॉमेडी वहां होती है जहां परस रावल देखने को मिलता है, उसके बाद में जितने भी सीन है ना वो फनी नहीं है। तो मुझे हेरा फेरी के साथ भी कुछ ऐसा ही लगता है, क्योंकि ओरिजिनल फिल्म अगर देखने के लिए जाओगे तो वो फनी फिल्म है, उस फिल्म के सीन टू सीन कॉपी पेस्ट करोगे, डायलॉग्स पेस्ट करोगे ना, तो फिल्म कॉमेडी तो बन जाएगी, बट वो कॉमेडी आपको कहीं कहीं पे नजर आएगी। लाइक हलचल में जैसा होता है, कहीं कहीं पोर्शन पर आपको कॉमेडी देखने को मिलती है। तो इन दो कैटेगरी में हेरा फेरी कहीं ना कहीं फिट बैठती। बट ऑल क्रेडिट गोज टू नीरज बोरा, जिन्होंने इस फिल्म को इम्प्रोवाइज किया, अपनी राइटिंग से अक्षय कुमार के कैरेक्टर को हरामी और इंपॉर्टेंट बनाया, और जिस वजह से ये मूवी बहुत ही ज्यादा चेंज हो जाती है और हर पार्ट इस मूवी का फनी नजर आता है। क्योंकि आपको पता है ओरिजिनल मूवी में ये हेलमेट
पहन कर जाते हैं और इसमें यहाँ सुसु करने बैठ जाते हैं, फिर ये साइकिल रेस शुरू हो जाए, ये ओरिजिनल फिल्म में नहीं है। इवन ओरिजिनल फिल्म का जो क्लाइमैक्स है ना, वो एक एक्शन क्लाइमैक्स है, ना कि कॉमेडी क्लाइमैक्स। तो इन सब चीजों को ना नीरज बोरा सर ने री एडिट किया और बहुत सारे ऐसे सीन है, जैसे ये न्यूज़पेपर जब वो पढ़ता है और लड़कियों के बारे में वो मीम बहुत ही फेमस है, ये सब इम्प्रोवाइज्ड है। ओरिजिनल फिल्म डायरेक्ट शुरू हो जाती है और ये क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ नीरज बोरा सर को जाता है, क्योंकि हेरा फेरी 1 और हेरा फेरी 2 दोनों के क्लाइमैक्स की राइटिंग आपको सिमिलर नजर आएगी, वही चार्ली चैपलिन वाला टच, जो सिर्फ और सिर्फ नीरज बोरा सर की खासियत है। इसीलिए मैं नीरज बोरा सर की इम्प्रोवाइजेशन राइटिंग को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा हूं। बट इसका यह मतलब नहीं बनता है कि प्रियदर्शन सर ने इस मूवी को बीच में ही छोड़कर चले गए, जैसे नडियाड वाला ने उन पर एलिगेशन लगाया है। यह सच नहीं है। क्यों सच नहीं है? क्योंकि इस मूवी में जितने भी रीशूट किए गए हैं उन शूट्स के अंदर ना प्रियदर्शन टच नजर आता है। अब प्रियदर्शन टच क्या है? तो सबसे पहले वो आपको फेस का क्लोजअप दिखाएंगे, फिर एक वाइड एंगल दिखाएंगे, उस वाइड एंगल में वहां की लोकेशन रिवील करते हैं, और ये सारी ही उन सीन्स पे है जिन सीन्स को बाद में रीशूट किया गया हो। एंड इसके अलावा एक और पॉइंट है, फिल्म का एंड क्रेडिट, जिस क्रेडिट में ये मूवी पूरी की पूरी जिस स्टूडियो में एडिट हुई थी, उस स्टूडियो का नाम था 4 फ्रेम साउंड स्टूडियो, जो कि चेन्नई में बेस है। और उस स्टूडियो का डायरेक्टर पता है कौन है? प्रियदर्शन सर। यानी कि फिल्म का जो फाइनल कट रिलीज हुआ है वो प्रियदर्शन सर के स्टूडियो में से ही बाहर निकला है। तो प्रियदर्शन सर को पता था कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं, कितने ज्यादा चेंजेस हुए हैं, एंड इन्हीं चेंजेस ने प्रियदर्शन सर को एक बेहतर कॉमेडी डायरेक्टर बनाया। कैसे? हेरा फेरी के सक्सेस से और ये तेरा घर ये मेरा घर के फेलियर से, क्योंकि इन दोनों फिल्म का बहुत अलग अलग टोन था और इन टोन ने प्रियदर्शन सर को सिखाया है कि बॉलीवुड फिल्म में अगर कॉमेडी बनानी है तो आपको मेलोड्रामा बिल्कुल भी नहीं दिखाना है, फुल्ली उसे फास्ट पेस्ड कॉमेडी फिल्म रखना है। जो उन्होंने अपने फ्यूचर के जितने भी प्रोजेक्ट थे उन सब में उसे अप्लाई किया है। उन्होंने कहीं भी आपको मेलोड्रामा नहीं दिखाया, क्योंकि ओरिजिनल फिल्में जितनी भी मैंने अभी तक देखी है उनमें मेलोड्रामा था। तो ये था मेरा वीडियो हेरा फेरी से रिलेटेड। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। अपने हेरा फेरी दोस्तों के साथ में शेयर इसे जरूर करना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब, और कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर देना। मिलते किसी और बेहतरीन वीडियो के साथ।